हेलो बच्चों, आज बहुत ड्रामा हो गया। माइक ख़राब होने की वजह से ना, ये देखिए बोर्ड पे मैंने इतनी चीज़ें बताई, जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सब का सब ना इको में चला गया। अब बैकअप प्लान में ना देखिए मोबाइल साथ में रखना पड़ता है ना। इस मोबाइल को यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। तो अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि उसमें साउंड ज़्यादा था तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे का हम बात करेंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा साउंड इशू था, माइक थोड़ा इशू आ गया था। तो अब देखिए इसमें हमने जो मैंने बताया था, ये हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसको अगर किसी चीज़ में डिजोल्व करते हैं तो आयंस देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या बोलते हैं? टू डिजोल्व ब्रेक आयंस, यानी कि जब इसको डिजोल्व करते हैं ना तो आयंस में ब्रेक कर जाता है। मतलब इसको एक वर्ड यूज करते हैं, डिसोसिएशन भी वर्ड यूज करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हो, जैसे वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज हो सकता है, बट क्योंकि वाटर के बिना सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा, इसलिए वाटर के अलावा जितनी चीज़ें आयंस में ब्रेक करता है वो इलेक्ट्रोलाइट में आता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट ना दो तरीके का होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। अगर हम बात करते हैं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बोलते हैं मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड एक्वस इनटू, हम बोलते हैं ना प्रोवाइड्स इनटू एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा बोलते हैं कि जब आप बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, डेट मीन व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन है। वी नेम द वर्ड एक्वस। एक्वस मतलब जिसमें वाटर मिला हुआ है, उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे देखो NaCl कैसा ब्रेक करेगा जी? Na प्लस Cl माइनस। KCl कैसा ब्रेक करेगा? K प्लस Cl माइनस। KNO3 कैसा ब्रेक करेगा? K प्लस NO3 माइनस। NH4Cl कैसा ब्रेक करेगा? NH4 प्लस और Cl माइनस। बच्चों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार। कल रात में मैं चैप्टर बना रहा था, कौन सा चैप्टर था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने 1 घंटा पूरा का पूरा जो है बढ़िया से रात के टाइम के तकरीबन 12:30-1 बज रहा था, पूरा का लेक्चर मैंने तैयार किया। लेकिन क्या हो गया, उसका ऑडियो ही नहीं आया। क्योंकि क्या प्रॉब्लम था? माइक इशू था, ऑडियो नहीं आया। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह के 4:30 बजे सो जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे क्या हुआ, डब करना पड़ा। डब भी ऐसा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से हो। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने डब किया है, उसमें अलग से आवाज़ डब किया है। तो ये बहुत मेहनत होता है यार, ये केवल आपके लिए है। तो थोड़ा सा यहाँ फोकस करो और हमारा कोऑपरेट करके हम मिलके आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ज़्यादा आयंस देगा जब आप उसको डिजोल्व करोगे, घोलोगे तो। वीक मतलब क्या हुआ? लेस नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे NH4OH की बात करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दैट मीन देखो ये कैसा ब्रेक कर रहा है? NH4 प्लस में और OH माइनस में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये आप खाली फोकस करना, बहुत ईजी है। CH3COOH देखो ये कैसे ब्रेक करेगा? CH3COO माइनस में, और कैसा ब्रेक करेगा? H प्लस में ब्रेक करेगा। डैट मीन वॉट? इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यही एक ऐसा एसिड होता है CH3COOH जिसमें H क्या होता है? लास्ट में होता है। H कहाँ होता है? लास्ट में H होता है। बाकी तो H आगे होता है, लेकिन इसमें केवल लास्ट में होता है जो H प्लस आता है। चलिए, तो अब तक हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जाना। एसिड के बारे में हमारे मन में एक कंसेप्ट को घुसा दिया गया है, और वो कंसेप्ट पता क्या घुसा दिया गया? कंसेप्ट ये घुसा दिया गया कि भैया जो H प्लस होगा ना वो एसिड होगा, मतलब जो H प्लस देगा, और जो बेस होता है वो H माइनस देगा। बट आपको क्लियर कर दूं, ये केवल एक साइंटिस्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। अभी ऐसे 2 साइंटिस्टों के बारे में और आपको पढ़ना है। तो अभी जो फेमस साइंटिस्ट है वो आर्हेनियस है, यानी एसिड और बेस की क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो आर्हेनियस कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, जो 1884 में इन्होंने दिया था। बाद में 1923 और 1923 में ही 2 अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। तो आइए कैसे पता करते हैं। आर्हेनियस के बारे में बचपन से आप पढ़ रहे हो, वही एसिड वो होगा जो H प्लस आयन देगा, और बेस वो होगा जो OH माइनस आयन देगा। अब देखो H प्लस आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों प्रोटॉन कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। माइंड में सोचो, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो H प्लस का मतलब क्या हुआ? उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया है, तो अब उसके पास तो प्रोटॉन ही बचा, इसलिए H प्लस को हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे मान लो एसिड लेता हूं मैं, Ha, बहुत सिंपल है, डरना नहीं यार। अब तो आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सुबह 4:30 बजे सो जाऊं मैं, और बस उठा कितने बजे हूं मैं? ऐसे ही मैं उठा 10:30 बजे, 11 बजे उठा, भी किसी का फ़ोन आया तो उठा, वरना मैं सोया ही रह जाता है। तो ये थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि अक्टूबर से पहले मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अक्टूबर क्यों, मैं ये जून का महीना चल रहा है, जुलाई में पूरा केमिस्ट्री फिनिश कर देना है, और फिर मुझे जो है फिजिक्स भी स्टार्ट करना है, और अक्टूबर से पहले फिजिक्स भी कंप्लीट कर देना है। ना केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स को पूरा करना है, बल्कि इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा करना है। तो जो मेरा वादा है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, चाहे मुझे रात भर जागना क्यों ना पड़े, ठीक है। ये मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत करने से
अगर बच्चों का भला हो रहा है तो मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो देखो ये HA क्या हो गया, एक्वस हो गया, AQ लिख दिया हमने। अब देखो ये HA जब कैसा ब्रेक करेगा, H प्लस में और A माइनस में, दोनों एक्वस में ब्रेक करेगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, नॉर्मली आपने जो अब तक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एक नॉर्मल एरो के बारे में पढ़ा था। जब भी कोई रिएक्शन पढ़ा था एक सिंपल एरो पढ़ा था, लेकिन यहाँ डबल एरो है। डबल मतलब देख रहे हो, ये गया और आधे से कट गया, फिर ये नीचे से आया आधे से कट गया। ये जो सिंबल होता है ना, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है। इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर मान लो 10 पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, मतलब 10 पार्टिकल इधर से इधर बन रहा है, तो उसी टाइम पे ये वाला भी 10 पार्टिकल जुड़ के ये पार्टिकल बन रहा है। मतलब जो रेट होगा आपका रिएक्टेंट का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का जो रेट होगा चेंज होने का, वही रेट प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसीलिए यहां पर बोलते हैं ऊपर वाला एरो बताता है फॉरवर्ड रिएक्शन और नीचे वाला एरो बताता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो अभी आप देखेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये तो देखो इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं यार, ये तो देखो तुमने पढ़ा भी होगा। तो इसमें मैं क्या बताऊं, HCl ब्रेक करता है H प्लस में, Cl माइनस में, दोनों एक्वस होते हैं। देखो ये H2SO4 ब्रेक करता है 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ये एरो वही हम देते चलेंगे, क्यों देते चलेंगे एरो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है ये। तो आप देखो एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं, अगर H प्लस, जैसे मान लो एसिड को डिजोल्व किया आपने, डिजोल्व करने के बाद उसने H प्लस दिया, वाटर में आपने डिजोल्व किया H प्लस दिया, तो भाई जब ये वाला H प्लस H2O से मिलता है तो ये बनता है H3O पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है, H3O पॉजिटिव, जिसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड वो है जो H प्लस दे या H3O पॉजिटिव दे। तो दोनों देखी चीज है ना, H3O पॉजिटिव बोल लो या H प्लस बोल लो, अगर H प्लस नहीं आएगा तो H3O पॉजिटिव भी नहीं आएगा। चलिए बेस की बात करते हैं। तो देखिए MOH एक्वस है ना, ये MOH एक्वस है ये, और ये क्या है M प्लस है OH माइनस है ना, ब्रेक करता है। हम जानते हैं बेस OH माइनस में ब्रेक कर जाता है। जैसे NaOH बहुत सिंपल है यार, किया भी होगा, Na प्लस में ब्रेक कर गया, OH माइनस में ब्रेक कर दिया। NH4OH किसमें ब्रेक कर गया, NH4 प्लस में और OH माइनस में। और सेम कंसेप्ट है, आपसे पूछेगा ना कि भैया बताइए एसिड बेस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा और वीक एसिड कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, वीक बेस कौन होगा। सेम जैसे इलेक्ट्रोलाइट का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि एसिड जब डिजोल्व होता है तो किस में ब्रेक करता है, H पॉजिटिव में, और एक A नेगेटिव में ब्रेक करता है। इसका एक नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो जितना ज्यादा ये प्रोटॉन देगा, जितना ज्यादा ये H पॉजिटिव देगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ध्यान रखना, ये आपने पढ़ा भी होगा। और जो जितना कम H प्लस देगा वो वीक एसिड होगा। उसी तरीके से जो जितना ज्यादा OH माइनस देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो जितना कम OH माइनस देगा वो वीक बेस होगा। जैसे आप बात करते हैं NaOH में और NH4OH में, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाता है, क्योंकि ये अच्छा खासा Na प्लस दे देता है, OH माइनस देता है डिजोल्व होने पे। लेकिन NH4OH जब डिजोल्व होता है तो उतना नहीं दे पाता जितना इसको देना चाहिए, इसलिए NH4 पॉजिटिव और OH माइनस जो है वो वीक बेस में आ जाता है। ऐसे करके बहुत सारे एसिड, जैसे ये वाला एसिड लेते हैं ना, एसिटिक एसिड CH3COOH लेते हैं, जब ये ब्रेक करता है ना CH3COO माइनस और H प्लस में, तो यहाँ ये H प्लस की संख्या कम देता है। लेकिन HCl, H2SO4, HNO3 ये वो एसिड हैं जो डिजोल्व होने पर H प्लस ज़्यादा देते हैं। तो ये डिसीजन हो गया। आइए दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं। दूसरा साइंटिस्ट है ब्रॉन्ज, आप देखते हैं ना, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट बात करते हैं, जो 1923 में दिया था। इनका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इनका चूंकि ये आर्हेनियस को ही फॉलो करते हैं, बट इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, ये कहते हैं ना कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है। तो देखो आर्हेनियस भी तो वही कह रहे थे, एसिड वो है जो H प्लस देता है, H प्लस मतलब प्रोटॉन देता है। और देखिए ब्राउन लॉरी कंसेप्ट भी वही कह रहे हैं कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है। तो यहाँ H प्लस यूज हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन डोनर यूज हो रहा है, तो प्रोटॉन का मतलब तो H प्लस ही हो गया ना। और बेस क्या है, उसका उल्टा है, बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो हो गया बेस आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनर होगा, और बेस वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे लेते हैं NH3HF, ठीक है, ये सिंबल तो इक्विलिब्रियम वाला हो गया, NH4 पॉजिटिव और F माइनस। तो बार बार बच्चों जो आ रहा है ना इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, तो ये चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब आयंस के बीच में हमें इक्विलिब्रियम सेट करना है। आयंस के बीच में मतलब जितना आयंस इधर कन्वर्ट होगा उतना ही आयंस इधर कन्वर्ट होगा, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन। और जो कि आयंस के बीच में हो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ना देखोगे ध्यान से कि एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे NH3 ले लिया और HF ले लिया, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको समझते हैं, इसको एसिड और बेस में मिटा देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आपने देख लिया, हो चीटिंग हो गया ये तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए यहाँ पर NH3 देखो NH4 पॉजिटिव में बन रहा है और HF जो है F माइनस में बन रहा है। तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें से कौन एसिड है और कौन बेस है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। तो एसिड वो होता है भैया जी जो प्रोटॉन डोनर होता है,
और बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो आप ध्यान से जरा देखेंगे कि जो HF है ना, H और ये F है ना, ये ब्रेक करता है H पॉजिटिव में और F माइनस में। तो ये वाला क्या करता है, ये वाला इसको दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि H मतलब प्रोटॉन, हेलो, H मतलब क्या, H मतलब प्रोटॉन। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, NH3 देखो प्रोटॉन को ले रहा है तभी तो बना रहा है। यहाँ H3 है, यहाँ H4 है, साथ में एक प्लस है, तो H प्लस ही तो गया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, NH3 बेस हो गया क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, और HF क्योंकि डोनेटर है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि ये वाला क्या हो गया, ये हो गया बेस, क्या हो गया ये बेस, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एसिड हो गया। मेरी बात ध्यान समझना, ये हो गया एसिड आपका। चलिए अब दूसरा और समझते हैं, ये क्या है, ये अमोनियम आयन हमने लिया है, और ये क्या लिया है, फ्लोराइड आयन लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, है ना, इसको आप मिटा देते हैं। क्यों मिटाते हैं, हम आपको क्लियर करके थोड़ा समझाना चाहते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट आता है कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड का कंसेप्ट आता है। क्या आता है, कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड का कंसेप्ट आता है। तो अगर हम चेक करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, मेरी बात ध्यान समझना, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। फॉरवर्ड रिएक्शन में NH3 से NH4 बन रहा है, और HF से क्या बन रहा है, F माइनस बन रहा है। ठीक है, ये आपका बन रहा है ना। मैं आपके बुक का एक और एग्जांपल लेता हूं जो आपको क्लियर कर दे। ठीक है, ये दिया है ना यहाँ पर, H2 और NH3 का मैं ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए इस पर भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो बुक में दिया है उस पर भी हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ही पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये बेस है और ये एसिड है। अभी तो बेस एसिड क्लियर हो गया कब, फॉरवर्ड रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन में मान लेते हैं ये बेस 1 है और ये एसिड 1 है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये बेस 1 है और ये एसिड 1 है। फॉरवर्ड रिएक्शन में NH3 मेरी बात समझ में आ रहा है, NH3 क्या है, बेस है, NH3 क्या है, बेस है। ठीक है, और एसिड कौन है, HF क्या है, एसिड है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, सर ये बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, तो डबल एरो है ना यहाँ पे। तो अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं ना, यदि हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में पीछे से चलते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन में देखो, ये वाला जो NH4 है ना, ये वाला जो NH4 है, ये H प्लस को त्यागेगा, H प्लस का लॉस करेगा, H प्लस को क्या करेगा, डोनेट करेगा, H प्लस को हटाएगा, तभी तो NH3 बनेगा जब इधर से बात करेंगे तो। और ये F क्या है, H प्लस को लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में अब NH4 क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया। यानी ये वाला कैसा काम करेगा, ये वाला एसिड का काम करेगा, तो इसको एसिड 2 लिख देता हूं। और ये F माइनस क्या काम करेगा, F माइनस क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, चूंकि H प्लस लेगा तभी तो HF बनेगा ये। तो ये हो गया आपका बेस, इसको बेस 2 लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा समझोगे तो यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर इधर से हम चलते हैं तो आपका जो NH4 पॉजिटिव है, ध्यान सुनना, जो NH4 पॉजिटिव है ये वाला हो गया एसिड, और आपका जो F माइनस है ये वाला हो गया बेस। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम इधर से इधर आ रहे थे ना, इधर से इधर आ रहे थे फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो क्या हो रहा था, फॉरवर्ड रिएक्शन में NH3 H प्लस ले रहा था, मतलब कि एक्सेप्टर था, इसलिए बेस हो गया था, और HF H प्लस दे रहा था। लेकिन जब उल्टा चलेंगे ना, तो उल्टा चलेंगे तो F माइनस में H प्लस आएगा, तभी तो HF बनेगा। क्योंकि ऐसे उल्टा चलो, बैकवर्ड, पीछे से देखो आप, तो पीछे से देखोगे तो मतलब ये रिएक्टेंट जैसा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट आता है। तो कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस कैसे बोलेंगे, देखो ऐसा बोलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि NH3 बेस 1 है, समझ में आ रहा है, यह क्लियर हो गया ना, NH3 बेस 1 है, और NH4 देखोगे ध्यान से, ये एसिड 2 है। तो आप में बुक में जो दिया था ना यहाँ पे, ये एसिड 1 बेस 2 एसिड 2 ऐसा करके कुछ दिया था यहाँ पे। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। एसिड 2 बिल्कुल ठीक लिखा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा किसका कौन कंजुगेट एसिड होगा और किसका कौन कंजुगेट बेस होगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि जो NH3 है ना, NH3 ये क्या है, बेस है, इसका कौन होगा कंजुगेट एसिड, ये आपसे पूछेगा कि NH3 का कंजुगेट एसिड कौन सा हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, NH3 का कंजुगेट एसिड कौन सा हो जाएगा, ये वाला नहीं हो जाएगा, दिख रहा है ये वाला, यानी NH3 और NH4 पॉजिटिव ये दोनों क्या हो गए आपस में
कंजुगेट एसिड और बेस हो गए। उसी तरीके से आप देखोगे HF, ये क्या हो गया, HF क्या हो गया, ये हो गया आपका एसिड किसका, कंजुगेट एसिड किसका हो गया, F माइनस का। तो ये जो कंसेप्ट है इसके अलावा इसी पर चलेगा। मैं आपको इसमें दिया है H2O, NH3, NH4 और OH माइनस, तो ये वही सिंपल फंडा है, उसी के बारे में दिया है सिमिलरली। ठीक है, चलिए आप बाकी का भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको एक फंडा समझ में आ गया हो तो बाकी फंडा भी आप लिख सकते हैं। तो एक बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके साथ से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं जी, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि NH3 है ना, NH3 का पूछेंगे कि NH3 एंड कौन, NH4 पॉजिटिव। ठीक, ये है कॉन्जुगेट बेस, ध्यान सुनना, कंजुगेट बेस है ये, और ये क्या है, कंजुगेट एसिड है एक दूसरे का। तो ऐसे सवाल पूछेगा NH3 का कंजुगेट एसिड कौन होगा, तो NH4 पॉजिटिव होगा, 4 नीचे है, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि NH4 पॉजिटिव का कंजुगेट बेस कौन होगा, तो NH3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं बताऊं तो देखो यहाँ ध्यान से, HF और F माइनस, ठीक, HF और F माइनस, तो HF क्या हो गया, ये हो गया कंजुगेट, C से लिखता हूं कंजुगेट एसिड, और ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस, ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि भैया HF जो है ना, HF का जो कंजुगेट बेस होगा वो F माइनस है, और F माइनस का जो कंजुगेट एसिड है वो क्या है, HF है। तो ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी पूछा गया था, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट पूछा गया था। यहाँ पर देख लेता हूँ मैं एक बार देख रहा था, देखिए लगातार पूछा गया है, लगातार 2007 में पूछा गया है, 2007 में तो गर्दा पूछा है इसने, 2007 में पूछा है राइट अ कंजुगेट एसिड ऑफ NO3 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव का कंजुगेट आप बताइए कि क्या होगा, कंजुगेट एसिड क्या होगा, राइट कंजुगेट एसिड ऑफ H2O, फिर राइट कंजुगेट बेस ऑफ H2O, ये लगातार आपसे पूछा है। फिर 2009 में एक सवाल पूछा है, 2004 का भी एक सवाल है कि राइट अ कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, ऐसी करके 2009 में फिर से एक सवाल पूछा है, राइट अ कंजुगेट एसिड ऑफ NH3, राइट, देख रहे हैं ना, NH3 पूछा ना, ये वाला 2009 में पूछा है, ये NH3 का क्या होगा कंजुगेट। तो यहाँ पर NH3 का क्या हो गया, देखो NH3 का क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज आप नोट कर पा रहे हो क्या, एक ट्रिकी टाइप का आप समझो, ये सवाल चूंकि हर साल पूछता है तो मे भी पॉसिबल आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरी बात ध्यान समझना, देखो जैसे आपसे पूछा जाए कि NH3 का कंजुगेट एसिड बताइए, तो अब जब कंजुगेट एसिड की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान समझना, तभी तो आपको समझ में आएगा यार। अगर आपसे पूछ रहा है कि NH3 का आप कंजुगेट एसिड बताइए, ऐसा पूछा जा रहा है, तो NH3 का कंजुगेट एसिड कैसा हो जाएगा, तो अगर एसिड पूछ रहा है तो इसमें H प्लस ऐड कर देना, क्या करोगे, H प्लस ऐड कर दोगे, तो NH3 में H प्लस ऐड करोगे तो कैसा बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पर था HF का कंजुगेट बेस बताइए, HF का कंजुगेट बेस बताइए, तो हमने क्या किया, H प्लस को हटा दिया। तो जब एसिड, किसी का एसिड पूछेगा तो उसमें H प्लस को आप ऐड कर देना, और जब बेस पूछेगा ना तो उसमें आप H प्लस को हटा देना। तो इसी ट्रिक पे हम काम करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं ट्रिक लिख देता हूँ आपको, ये वाला ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलिए ट्रिक मैं लिख देता हूँ आपके लिए, केवल आपके लिए ट्रिक लिख देता हूँ कि अगर आपसे कंजुगेट एसिड पूछेगा तो सर सीधा लिखिए, अच्छा सीधा लिखते हैं, कंजुगेट एसिड पूछेगा तो कंजुगेट एसिड में क्या करोगे आप, कंजुगेट एसिड में क्या कर रहे हैं हम लोग, H प्लस को ऐड कर देना, H प्लस को ऐड कर देना, फिर जो कंपाउंड बनेगा ना वही आंसर हो जाएगा। और यदि कंजुगेट बेस पूछेगा तो आप क्या करोगे, कंजुगेट पूछेगा तो देख रहे हो यहाँ पर H प्लस को क्या करोगे, H प्लस को रिमूव कर देना, H प्लस को हटा देना। ये सेम फंडा लेके चलोगे ना तो आपको बहुत काम आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप ट्रिकी दिमाग में सेट करना। चलिए कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि क्या क्या पूछा था मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आपसे पूछा है सबसे पहले तो 2007 में पूछा है, 2007 में आपसे पूछा है, क्या पूछा है 2007 में, 2007 में पूछ रहा है आपसे कि बताइए आपकी NO3 माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये कब का है,
2000 कब का, 2007 का है। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद थोड़ा सवाल अपना कर लेते हैं, फिर हम लेविस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप और समझना इसको। ये आपसे क्या पूछ रहा है जी, मैं बोल रहा हूँ अगेन, आपको बोल रहा हूँ, राइट अ कंजुगेट एसिड ऑफ NO3-। 2007 में पूछा है ये, NO3- का क्या बताना है, कंजुगेट एसिड बताना है। ये पूछा है 2007 में, 2007 का सवाल है कि NO3- का बताइए, कंजुगेट एसिड बताइए। तो मैंने क्या ट्रिक आपको बताया था, मैंने ट्रिक बताया था कि जब भी कंजुगेट एसिड किसी का पूछेगा तो H+ ऐड कर देना। एसिड मतलब H+ से कनेक्टिविटी है, आप आर्हेनियस को ही लेके चलो, है ना, आप आर्हेनियस भाई साहब को ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको ही फॉलो करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं ना, कोई ज़्यादा इस तरह नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर H+ में ले लूँ और NO3- ले लूँ तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा HNO3, और ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत इजी सवाल हो गया। ये सवाल पूछा कब, ये सवाल पूछा आपसे 2007 में। अगला सवाल बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है NIS 2007 में कि राइट अ कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। तो H2O का आपको बताना है कंजुगेट एसिड। ये भी 2007 का ही सवाल है, 2007 में इस पे सवाल पूछा गया आपसे। तो H2O कंजुगेट एसिड कैसा हो जाएगा, H+ ऐड कर दो, तो इसका आंसर आप बता सकते हो, H+ प्लस H2O दोनों ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, H3O पॉजिटिव, ऐसा बन जाएगा ना। तो H3O पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये दिस इज द आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो आपसे पूछा है 2007 में ही पूछा है। अच्छा, 2007 में लगातार 3 सवाल पूछा है। राइट अ कंजुगेट बेस ऑफ H2O। H2O का आपको बताना है कंजुगेट बेस बताना है। ठीक है, ये भी 2007 में ही पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जब भी मैंने आपको क्या बोला, वहां पर ट्रिक पे जरा देखो, साइड में ट्रिक क्या कह रहा है, ट्रिक कह रहा है कि भाई जब कंजुगेट बेस होगा ना तो वहां पर H+ को आप रिमूव कर देना। तो यहां पर देखो H2O में से H+ को जब रिमूव कर देंगे तो देखो H2O है, तो H2O में देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये H होता है, ये H होता है। तो अगर इसमें से अगर आप H+ को रिमूव कर देंगे तो H+ को रिमूव करने का मतलब ये वाला बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इसी के ऊपर आ जाएगा, O के ऊपर ही आ जाएगा, चूंकि ये तो रिमूव हो गया, ये रिमूव कर दिया हमने, ये हमने साइड कर दिया, यानी ये क्या बच जाएगा, ये हमें बच जाएगा OH- बच जाएगा। तो ये हो गया H2O- H पॉजिटिव, तो क्या बच जाएगा, OH-। तो ये हमारा आंसर हो गया जी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पूछा है जो कि 2009 में भी पूछ चुका है और 2004 में भी पूछ चुका है। ठीक है, 2009 और 2004 दोनों सालों में इसने पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या पूछा, राइट अ कंजुगेट एसिड ऑफ NH2। सबका आप बता सकते हो ऐसा ही, NH2 का ये पूछ रहा है, कंजुगेट एसिड पूछ रहा है। तो कंजुगेट एसिड पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछा है 2009 में भी पूछा है और 2004 में भी सवाल को इसने रिपीट किया, रिपीट करके पूछा है। तो जवाब तो आपके सामने आ गया होगा कि एसिड पूछ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, H+ को ऐड कर देंगे, H+ ऐड कर देंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, और ये चीजें आ सकती है लगातार, देख रहे हो 2007 2007 2007 लगातार, फिर 2009 2004। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर NH2 में H+ को ऐड कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखोगे आप, ऐसा बन जाएगा, ये NH2 नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में H+ करेंगे तो NH3 बन जाएगा, यही आपका अमोनिया आंसर हो गया आपका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है अगेन 2009 में ही पूछा है, राइट कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। NH3 का कंजुगेट एसिड बताना है, बहुत इजी है, 2009 में पूछा है लगातार। देखिए मैं इतने सवाल आपको करवा रहा हूं, तो NH3 में NIOS में सब पूछ चुका है ये। तो NH3 का कंजुगेट एसिड कैसा हो जाएगा, देखिए NH3, और ट्रिक क्या कहता है, एसिड में H+ को ऐड कर दो, तो H+ ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, दिस इज द आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है जो अगेन 2009 में पूछा है, राइट अ कंजुगेट बेस ऑफ NH3। NH3 का क्या बताना है, NH3 का कंजुगेट बेस बताना है, ये भी 2009 में ही पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी वैसे ही सोल्व होगा। देखिए बेस का मतलब एक H+ रिमूव कर दो, तो NH3 में से अगर H+ को रिमूव करोगे तो कैसा बच जाएगा, ये अब मेरी बात ध्यान से बताना, कैसा बच जाएगा, ये NH2 नेगेटिव बच जाएगा ना, बचेगा ना, चूंकि प्लस हट रहा है ना। देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है, हालांकि शेप अलग होता है फिर भी से समझते हैं। तो H+ को हटाना है, तो H+ को हटाने का मतलब इधर वाला H को आप हटा दो, तो ये वाला जो है, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये तो इसके ऊपर आ जाएगा ना। तो
तो कैसा हो जाएगा ये NH2 नेगेटिव, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो लगातार इतने सालों से जो सवाल पूछा है मैंने वो चीज़ आपको क्लियर कर दिया, फंडा भी आपको समझा दिया कि भैया यहाँ पर ना ये कंसेप्ट इस तरीके से काम करेगा और यहाँ पूछना। चलिए, तो हमने आर्हेनियस को सीख लिया, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट सीख लिया। अब बात करते हैं लेविस कंसेप्ट की बात करते हैं। लेविस कंसेप्ट बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ इधर वाले को और आपको लेविस कंसेप्ट के बारे में सिखाता हूँ। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, इसको आप सीख लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का डायरेक्टली मैंने ट्रिक बताया, जो आप इसको चाहो तो कॉपी पेन पे लिख लो, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये ट्रिक आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये ट्रिक केवल मैंने आपको बताया है। तो ये आप ध्यान रखना, ये हो सकता है लगातार पूछता है, 2-2, 3-3 नंबर का पूछ देता है, तो फिर आप समझो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए हम बात कर लेते हैं एक बार लेविस के बारे में। तो लेविस जी क्या कहते हैं, अगर लेविस जी की हम बात करते हैं तो लेविस कंसेप्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड वो होता है जो क्या कहता है, एसिड वो होता है डिफाइन एनी एटम मॉलिक्यूल एंड दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए, एसिड वो होता है जो कहता है कि किसी से भी दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस वो होता है जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ब्लू मार्कर से लिख लेता हूँ जी, लेविस कंसेप्ट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तीसरा था लेविस कंसेप्ट, तो लेविस कंसेप्ट लिख लेते हैं। लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर एसिड की बात करें तो एसिड का जो डेफिनेशन है और बेस का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एसिड और बेस का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसको समझते हैं। तो ये क्या कहते हैं, एसिड वो होता है जो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरी बात ध्यान समझ में आ रहा, एक्सेप्ट करता है, और बेस वो होता है जो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। अब समझना, मेरी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब तक ना आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड हम इन दोनों को पढ़ रहे थे, मिलता जुलता था, कोई टेंशन नहीं था, और कंजुगेट एसिड बेस भी सीख लिया। लेकिन लेविस कंसेप्ट क्या कहता है, एसिड वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है। ये भी आप देखोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं, अगर आप इसको थिंकिंग सोचोगे अगर डीपली जाके, तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिलने वाला है, हिंट मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी समझते हैं भैया क्या ये कह रहा है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे भी मैं आपको एक ट्रिकी टाइप का बता दूं, बेस में क्या होता था, आर्हेनियस कंसेप्ट के बेस में क्या था, OH माइनस को देता था ना। तो OH माइनस देने का मतलब क्या है, निगेटिव ही तो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट कर रहा है। हेलो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ प्रोटॉन का बात हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, प्रोटॉन की बात हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अगर कोई बोल रहा है प्रोटॉन डोनेटर है, तो प्रोटॉन डोनेटर का मतलब क्या हो गया, वो H+ दे रहा है। तो H+ दे रहा है तो उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा ना वो। और अगर कोई बोलता है प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटर हो जाएगा। तो मतलब ये है ना कि आप अपने नाक को ऐसे छुओ चाहे ऐसे करके छुओ, अरे वाह मैंने छू लिया तो यहाँ पर ना अपने नाक को जैसे भी आप छू लो आपको वही आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करते हैं। लेविस कंसेप्ट क्या बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और अब तक ये दोनों ना, ये दोनों के दोनों ये H+ यानी प्रोटॉन के टर्म्स में बात कर रहे थे। तो आइए कुछ समझते हैं कि लेविस एसिड में, अगर लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड में कौन कौन आएगा। जैसे BF3, आप BF3 को देखना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। रीजन मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये होता है बोरॉन, ये F हो गया, ये F हो गया और ये F हो गया। बोरॉन आता है कितने नंबर पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे आता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, कितना आ गया, 2 और 3 आ गया यहाँ पर। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा और इसको समझोगे बोरॉन के बारे में, चूंकि 5 है ना, ये 2 और 3 आ गया। यानी अब इसको ना 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस लिए भैया, ताकि ये जुड़कर 8 इलेक्ट्रॉन बना के स्टेबल हो सके, अपनी स्टेबिलिटी को पूरा कर सके। लेकिन अभी ध्यान से देखो, इसके पास केवल और केवल 3 F है, यानी एक F के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ही क्षमता है। तो अभी क्या है कि इसका 3 तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्पेस खाली है, 2 इलेक्ट्रॉनों का स्पेस इसके पास खाली है। तो ये क्या करेगा, कहीं से किसी से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए BF3 क्या हो गया, लिविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक एसिड हो गया। इसी तरीके से आप तोड़ के देखना, AlCl3 की भी वही सेम कहानी है। आप देखोगे आगे H+ आयन की कहानी देखोगे तो H+ की भी सेम कहानी हो जाती है, क्योंकि H+ भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर H- बना देगा। H+ आयन भी इसमें खैर इसने दे दिया है। चलिए अब बेस की बात करते हैं थोड़ा सा। तो लिविस के अकॉर्डिंग अगर हम बेस की बात करते हैं भाई, तो बेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिविस के अकॉर्डिंग अगर हम बेस की बात करते हैं तो इनका कहना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो वो करेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा पैसा होगा तभी तो डोनेट करेगा। जैसे NH3 का एक लोन पेयर होता है, ये डोनेट कर देगा बन जाएगा बेस ये। जैसे H2O में आप देखोगे तो इसके पास देखो बहुत बढ़िया दो लोन पेयर इसके पास होता है, एक क्या दो लोन पेयर होता है, बना के आप देख लो। OH ऑक्सीजन 8 होता है, तो 8 का मतलब KLM में ब्रेक करो, 2 और 6 हो गया, यानी सबसे आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व हो गया, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हुआ, तो अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहे हैं, एक लोन पेयर है यहाँ, एक लोन पेयर है यहाँ, जिस बड़े आराम से ये किसी को दे सकता है। इसलिए एक ही दिखाते हैं, दो नहीं दिखाते हैं, दिखाने तो दोनों दिखा दो, क्या दिक्कत है, मैं दोनों दिखा देता हूँ। OH- देख लो, OH- में से यहाँ निगेटिव होता है, O के पास होता है, F- देख लो, इन सबको देखोगे तो ये सब के सब क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इसी वजह से जो है ये लिविस कंसेप्ट में आता है, लिविस इसमें चीज़ें आपको आती है सारी, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए जी, इतनी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद अब आगे हमारे पास आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि कैसे हम पता करते हैं एसिड बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है, तो मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं और इसके बारे में अगेन फिर से कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये मैं क्लियर कर चुका हूं। जो ज़्यादा H+ देगा या ज़्यादा H3O पॉजिटिव देगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो ज़्यादा OH- देगा वो आपका कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कम देगा OH- तो वीक बेस होगा। तो सारी जानकारी सीख लिया हमने, ये जानकारी हमने ले लिया। अब आपसे पूछता है आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। देखिए होता क्या है ना कि जब हम बात करते हैं वीक एसिड की, किसकी बात करते हैं, वीक एसिड की बात करते हैं, तो वीक एसिड क्या होता है, क्या होता है वीक एसिड, चलो इसको रफ करते हैं, रफ से थोड़ा सा बात करते हैं। वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड वो होता है जो H+ कम देता है, और वीक बेस वो होता है जो OH- कम देता है। तो अगर इनका आयोनाइजेशन करते हैं, आयोनाइजेशन का मतलब समझते हैं ना, हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इनसे H+ निकलवाने के लिए। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वीक बेस की, तो हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इनसे OH- निकलवाने के लिए। तो इसीलिए एक टर्म यूज करते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब आयोनाइज करना, आयोनाइज करने का मतलब होता है उसको आयंस में ब्रेक करना, आयंस में तोड़ना। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, इस टर्म को सीखते हैं। ये टर्म क्या कहता है, ये टर्म कहता है आयोनाइजेशन किसका हम करेंगे, तो वीक एसिड का करेंगे। समझ में आ रहा है ना, आयोनाइजेशन हम किसका करेंगे, तो वीक एसिड का आयोनाइजेशन करेंगे। तो भैया जब वीक एसिड का आयोनाइजेशन करेंगे इसका मतलब क्या हम करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वीक एसिड है तो H+ कम देगा। तो चलिए इसको ऐसा ब्रेक करते हैं, देखिए ये लिखते हैं हम लोग HA, है ना, एसिड का सिंबल होता है ये हो गया एक्वस। तो आयोनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली इसको पानी में डुबोना पड़ेगा, भाई पानी में देना पड़ेगा। H2O ले लिया, H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये आपका सिंबल हो गया इक्विलिब्रियम का। अब ये कैसा ब्रेक करेगा, तो इधर आप ब्रेकिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो H2O कैसा ब्रेक करता है, मेरी बात ध्यान समझना। H2O दो हिस्सों में ब्रेक करता है, एक तो H+ ब्रेक करता है, एक OH- ब्रेक करता है, और ये दो हिस्सों में ब्रेक करेगा, एक H+ में ब्रेक करेगा, एक A- में ब्रेक करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ये ब्रेक करेगा ना, यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रहा है, ब्रेक करेगा, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि बार बार इतना कौन कंसेप्ट क्लियर करे, ये तोड़ा वो तोड़ा है, तो सिंपल जो इसका H+ होगा ना, ये वाला सीधा इसको दे दोगे। तो जैसे ही इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा क्या, H3O पॉजिटिव बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, और ये हो जाएगा एक्वस, प्लस ये वाला बच गया, ये वाला डब्बा वाला बच गया A-, तो यहाँ लिख दिया हमने A-, लिख दिया A-, ये भी हो गया एक्वस। चलिए इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। चलिए इसको मिटा दिया हमने, इसको हमने मिटा दिया। तो ये चीज़ें हमने लिख लिया जी कि इस तरीके से कोई भी एसिड हम लेते हैं, ये हम एसिड ले रहे हैं, या क्या ले रहे हैं, ये एक वीक एसिड ले रहे हैं। यहाँ पर ये हम क्या ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं, उसको हम H2O में डिजोल्व कर रहे हैं। ये वाटर है ना, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं।
तो वाटर डिजोल्व करने के बाद H3O पॉजिटिव आया और A माइनस आया। जैसे आप समझ लो, जैसे भी आपको क्लियर है, समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ये 11th वाले चैप्टर में पढ़ना था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बट अब चूंकि हम 12th वाले को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लिख लेते हैं, हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर समझते हैं होता क्या है, देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में एक ऐसा बोलते हैं कांस्टेंट के होता है। क्या होता है, समझना ध्यान से, कांस्टेंट के होता है, इसको बोलते हैं EQ, इक्विलिब्रियम। EQ मतलब इक्विलिब्रियम होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके एक साइन देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना यार, तुम इधर उधर देखने लग जाते हो, खाने पीने लग जाते हो उधर उधर, इसलिए तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। अब देखो मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है, मैं तुम्हें इतना समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम कहाँ भटक जाते हो यार। देखो ना यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि आपको क्या करना है कि इधर की साइड में, प्रोडक्ट की साइड में, है ना, जब फॉरवर्ड से चलेंगे तो प्रोडक्ट की साइड में जितने भी टर्म होंगे उन सब का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो देखो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बताया था ना, डब्बा होता है ये कॉन्सेंट्रेशन का, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया है कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी नहीं बताया, ये मैंने बताया था शायद केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया था। क्या है ना, दिमाग में लगातार चैप्टर्स बनाते जा रहा हूँ ना। और देखो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब कुछ नहीं देंगे तो A निगेटिव, और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का, यानी ऐसा HA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, इसको बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये डब्बा को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, और इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया, ये इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो कोई बड़ा चीज़ मैंने नहीं बताया, बहुत ईजी चीज़ बताया, इसको समझना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा, ये समझना होगा कि जो प्योर लिक्विड होता है या सॉलिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम 1 लेते हैं। आप ये नोट में लिख देता हूँ, मैं नोट में लिख देता हूँ कि जो प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेते हैं उसका क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। C मतलब C लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर देखोगे ध्यान से, वाटर है लिक्विड फॉर्म में, है ना, ये वाटर देखो, ये वाला किसमें फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। तो यानी कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 आने वाला है। तो 1 आने का मतलब है कि अगर ये वाला टर्म 1 हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या बच जाएगा, फिर इसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, तो इसके बाद बच जाएगा KEQ इज इक्वल टू, नीचे बच जाएगा केवल HA, नीचे HA बच जाएगा, और ऊपर क्या है H3O पॉजिटिव, और ये हो गया A नेगेटिव। बहुत ईजी वे में सिखा रहा हूँ यार, बहुत ईजी वे में सिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ बताओ, इससे आसान क्या कर सकता हूँ मैं, अब तो इतना सीखना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री लिए हो, साइंस साइड लिए हो तो यहाँ पर ना, अब इस टर्म को मेरे बात ध्यान समझना, इस टर्म को हम Ka बोलते हैं। Ka मतलब इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड बोलते हैं। अब Kq ही कैसा बन जाता है, Kq को ही Ka बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka बोलते हैं। और Ka को हम लोग क्या बोलते हैं, Ka को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, ये वाला इसको टर्म को बोलते हैं, यही वाला आपका होता है। इसको चाहो तो मैं ब्रैकेट में आपका डाल के दिखा देता हूं, ये वाला, ये देखो, ये वाला देखो, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। अब देखो, यदि Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, मेरी बात समझ में आ रहा है, Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, K इंक्रीज करेगा, तो K की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, जो एसिड का स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हो, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों भैया, K बढ़ने का मतलब क्या हुआ, Ka बढ़ने का मतलब हुआ
कि नीचे वाला ये वाला कम हो रहा है ना, और ये वाला ज़्यादा हो रहा है, तभी तो ज़्यादा होगा। नीचे वाला कम हो रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है एच, और हम यही तो चाहते हैं एच डिजोल्व हो जाए, और हम ही तो चाहते हैं कि ये दोनों ज़्यादा बने, या तो ये ज़्यादा दोनों ही, ये दोनों के दोनों ज़्यादा बने, क्योंकि जितना संख्या में ये बनेगा उतने संख्या में ये बनेगा। एक एच से दो मॉलिक्यूल टूटेगा ना, दो आयन टूटेगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और एक निगेटिव वाला टूटेगा। तो अगर बोलते हैं Ka ज़्यादा है, मतलब अगर आपसे पूछे किसी का, मान लो Ka की वैल्यू दे देगा, 3-4 लगातार दे देगा, बोलेगा इसका ऑर्डर बताइए, पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, यदि इन सब का Ka की वैल्यू इतना 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 है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो जिसका Ka की वैल्यू ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये चीज़ें हमने सीख लिया। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। जैसे मैंने एसिड का बनाया है, वैसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। तो जब हम आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस की बात करते हैं, यानी कि हम वही सेम काम करने वाले हैं। कैसा काम करने वाले हैं, जैसे ले लेते हैं BOH, क्या लेने वाले हैं, BOH लेने वाले एक्वस। अब इसको डायरेक्टली हम तोड़ देते हैं, है ना, डायरेक्टली इसको डिजोल्व कर देते हैं, कोई लफड़ा नहीं है, एसिड बेसिड H2H2 का लफड़ा हटा दो, सीधा इसको ब्रेक करो। जब सीधा इसको ब्रेक करोगे तो कैसा ब्रेक होगा, ये हो जाएगा B पॉजिटिव एक्वस, और कैसा हो जाएगा OH माइनस। अब OH माइनस होगा, वो भी तो एक्वस में ही रहेगा, मतलब उसी के अंदर, बाहर थोड़ी हवा मुड़ जाएगा, तो ये भी हो गया एक्वस हो गया आपका। तो ये जो BH हो गया, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, यानी हमें वीक बेस है ना OH माइनस को निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, हमें कोशिश करनी पड़ रही है। तो दिस इज द आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो डायरेक्टली यहाँ लगा दोगे अप्लाइंग, यहाँ लिख दो बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली इसको Kb बोल दो, B मतलब बेस, डायरेक्टली बोलते हैं। तो क्या होगा, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं किसका, B पॉजिटिव, और किसका हो जाएगा, OH नेगेटिव का हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, BOH का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो Kb को हम लोग क्या बोलेंगे, तो Kb को हम लोग सेम जैसे इधर बोलते थे, Kb को बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, ये बोलेंगे हम लोग। और सेम पैटर्न बच्चों, अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज कर गई, अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज कर गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इस वाले टर्म में, जो टर्म हम ले रहे हैं यहाँ पर, इस वाले टर्म में देखोगे ध्यान से कि अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये कम हो रहा है और ये दोनों ज़्यादा हो रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये वाला कम होता जा रहा है, ये ज़्यादा होता जा रहा है, ये तो हम चाहते हैं। तो अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ है, या जो बोलते हैं बेस का स्ट्रेंथ है, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है ना, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने सीखी, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस के बारे में सीखा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसे मैं आपको दे दूं पॉलीप्रोटिक एसिड्स कुछ होते हैं। क्या होता है पॉलीप्रोटिक एसिड, मैं लिखता हूं यहाँ पर, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है। सर पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो जब पहली बार ही नाम सुनोगे यार, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, पॉलीप्रोटिक एसिड। तो पॉलीप्रोटिक एसिड कुछ ऐसा नहीं है, केवल एक हवा बना दिया। देखिए समझते हैं, जैसे कहता है ना पॉलीप्रोटिक एसिड, द एसिड विच हैव मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। यानी कि वो एसिड जिसको जब आप ब्रेक करते हो तो ब्रेक करने के बाद एक से ज़्यादा H+ देता है। समझ में आ रहा है। मैं लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूँ वो एसिड, हिंदी में लिख देता हूँ, वो एसिड जो एक से ज़्यादा H+ आयन देते हैं। चलो लिख दिया मैंने, उसी को बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। बात खत्म। वो एसिड्स जो एक से ज़्यादा H+ आयन देते हैं ना बच्चा, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे इसमें कुछ नाम दिया है, नाम कैसा दिया है, तो इसमें डाईप्रोटिक होता है, ट्राईप्रोटिक, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना, पॉली जो है डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक, जैसे H2SO4 ले लो, तो
तो जब हम H2SO4 लेते हैं तो कैसा ब्रेक करता है ये, H2SO ब्रेक करता है 2H प्लस SO4 2 माइनस, ऐसा ब्रेक करता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2H प्लस आ रहा है, इसलिए H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये वाला क्या है, डाइप्रोटिक है। क्या है ये, डाइप्रोटिक एसिड हो गया, ये डाइप्रोटिक हो गया। तो पूछेगा कि डाइप्रोटिक कौन सा होता है, तो भाई डाइप्रोटिक वो होता है जिसमें 2H प्लस दे रहा है। आप ले लो H3PO4 ले लो, कहीं पर मैं लिख दूं क्या, जगह कहीं मिल रहा है तो मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर ले लिया मैंने H3PO4, दिख रहा है ये आपको, H3PO4 दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा ना तो ऐसा ब्रेक करेगा 3H प्लस PO4 नेगेटिव में, यानी 3H प्लस है ये, तो 3H प्लस दे रहा है, इसको बोलते हैं ट्राइप्रोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इस वाले को, इसको बोलेंगे ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक बोलेंगे। तो यही हो गया आपका डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। फिर आगे हम सीखेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर वाटर का आयोनाइजेशन वगैरह सीखेंगे, बफर सॉल्यूशन वगैरह सीखेंगे। सो बच्चों आज का सेशन यहीं तक। और यार बड़ा मेहनत लगता है सच में, मतलब ये समझो कि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, मैंने बोला ना रात में जो है मेरे साथ हुआ, आप इमेजिन करके देखो कि आप कोई वीडियो बनाते हो और वीडियो बनाने के बाद आप इतनी एनर्जेटिक हाई तरीके से रात के 1 बजे वीडियो शूट करते हो और उसके बाद आपको बाद में पता चलता है कि उसका ऑडियो ही नहीं है, मतलब ये माइक जो लगा रखा है ये काम नहीं कर रहा, ऑडियो ही नहीं है किसी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। सो आपको कैसा लगेगा, आपका माइंड ना खराब हो जाएगा, आप गुस्से से पागल हो जाओगे, आपके अंदर लगेगा फिर से मेहनत करना पड़ेगा, आप एकदम बेकाबू, मतलब बड़ा अजीब चिड़चिड़ा सा लगेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता जी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि मैंने बनाया और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया या आवाज़ गर्र कुछ ऐसा आ गया तो मुझे 1.5 घंटे का वीडियो मैंने डिलीट किया है। और पता है मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार अब की बार ना और दमदार एनर्जी से करूँगा, अब की बार और ऐसा पढ़ाऊँगा ना, और ऐसा पढ़ाऊँगा ना कि बच्चों लोगों को और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माइंड के 2 मैनेजर, एक मिस्टर विजय, एक मिस्टर पराजय। तो अगर मिस्टर पराजय के बारे में सोचूंगा ना कि यार दुख लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, तो वो मुझे ना और नेगेटिविटी मेरे माइंड में देगा और मैं नीचे पुट डाउन हो जाऊंगा, तो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या सोचता हूँ, मिस्टर विजय के साथ आता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, कल रात को 1 घंटे का पूरा लेक्चर था, ऑडियो खत्म, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उसको इंटरेस्टिंग तरीके से डब किया, एकदम मजेदार तरीके से, हाँ कोई बात नहीं, पूरा समय दिया, 4:30 बजे मैंने सोया, कोई दिक्कत नहीं है, और मजा आ गया एकदम से। मजा लगी, मेरे अंदर 0% भी नेगेटिव आया हो, बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट पहले मैंने आधे घंटे का पूरा लेक्चर शूट किया था, आधे घंटे का, आवाज गायब, आवाज गायब। मजा लेके अभी आपको दिख रहा है कि मैं उदास हूं या मेरे चेहरे पे वो है ना। मैंने सोचा आपकी बार ना उस आधे घंटे को ना और कम में करूंगा, उसको मैंने 15 मिनट में किया था, 15 मिनट में किया था, 30 मिनट वाले को 15 मिनट में किया, और बेहतर करूंगा मैं। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं ना और उसमें अगर असफलता मिलती है या कोई चीज़ मिलता है ना, तो रोने की बजाय, नेगेटिव होने की बजाय आपको ये सोचना है कि यार और अब की बार ऐसा करूंगा ना, अब तो एक्सपीरियंस भी हो चुका, अब तो ये चीज़ें भी हो चुका है, अंदर से एक एनर्जी, एक जुनून पैदा करना है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, देखो मैं कितना जुनून होकर आपके लिए पढ़ाता हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी मेरे कितने, मैं ध्यान नहीं देता कितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, मैं इस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देता। और क्यों ध्यान दूं मैं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है भाई। आप बड़े बड़े देख लो, अलख पांडे जी को देख लो, फिजिक्स वाला को देख लो, या किसी को भी देख लो, उस जमाने बोलते 250 सब्सक्राइबर थे, एक उनकी सिस्टर लाइक करती थी और इनकी एक माँ मदर लाइक करती थी। आज देखो कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तो कहने का मतलब मेरा इनिशियल स्टेज है यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ हैं, जैसे कि मान लो अभी फिलहाल मेरे चैनल पर 106 सब्सक्राइबर हैं, तो 106 सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब 100+ विद्यार्थी हैं जो मेरे लेक्चर क्लासेस को देखते हैं, समझते हैं। अब व्यूज की बात करते हैं, तो अगर एक वीडियो में अगर पहले 1 से 2 दिन में 15, 20, 25 व्यूज भी आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं 15, 20, मैं कहता हूँ 1 व्यूज भी आ रहा है ना, तो मेरा ये मेहनत उस एक विद्यार्थी के लिए काम आ रहा है, क्योंकि वो मुझे फॉलो कर रहा है। तो मुझे इससे कतई कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मेरे कितने व्यूज हैं, मुझे कतई कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं। आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी मैं इसी एनर्जी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस सब्सक्रिप्शन या फिर आपका व्यूज, लाइक, इस पर तो फोकस है ही नहीं। मेरा फोकस है कि मैं बेहतर पढ़ाऊंगा, मेरा फोकस है मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, ताकि एक विद्यार्थी भी अगर देखे तो उसके जीवन में कुछ चेंज आए, वो अच्छे रिजल्ट से पास करे। तो ये मेरी सोच है और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ दमदार जोशीले अंदाज में हम आगे के पार्ट में सीखेंगे, आगे की चीजें मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।